नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। म्यांमार में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1000 के पार, घायलों की संख्या बढ़कर पहुंची 2376। सैन्य सरकार ने दी इस बाबत जानकारी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। सुरक्षा बलों ने 16 नक्सलियों को किया ढेर। रुक रुक कर मुठभेड़ अभी जारी। गृहमंत्री अमित शाह का आज से 2 दिवसीय बिहार दौरा। भाजपा समेत एनडीए नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर करेंगे चर्चा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में पर्यावरण पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। सम्मेलन में पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों और प्रबंधन पर होगी गहन चर्चा। कुछ ही देर में होना है संबोधन। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ट्रंप ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता के बहुत अच्छे परिणाम मिलने की जताई उम्मीद। ट्रंप ने प्रधानमंत्री को अच्छा दोस्त और बेहद बुद्धिमान व्यक्ति दिया करार। और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। बात करते हैं म्यांमार की, जहां भूकंप के कारण अभी तक मरने वालों की संख्या 1000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि 2376 लोग घायल हुए हैं। म्यांमार के सैन्य सरकार ने मृतकों की संख्या बढ़ने की जानकारी दी। वहीं बीती रात एक बार फिर म्यांमार में भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार ये भूकंप रात में 11:56 पर आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.2 दर्ज की गई। इससे पहले शुक्रवार को दिन के समय में आए 7.7 तीव्रता वाले शक्तिशाली भूकंप से म्यांमार कांप उठा। म्यांमार के मांडले में भूकंप से कई इमारतें ध्वस्त हुई, जिसकी वजह से शहर का सबसे बड़ा ईसाई मठ भी शामिल है। वहीं राजधानी शहर नेपिताओ में बचाव दल को सरकारी कर्मचारियों के आवास वाली कई इमारतों के मलबे से पीड़ितों को निकलते हुए देखा जा सकता है। वहीं थाईलैंड के बैंकॉक में भूकंप से 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 22 लोग घायल। वहां 101 लोग अभी भी लापता हैं। बैंकॉक में आए भूकंप से हुई मौत से जुड़े आंकड़ों में बदलाव किया गया। पहले मृतकों की संख्या 10 बताई गई, जिसे अब कम करके 6 किया गया है। बैंकॉक के गवर्नर चार्ट सिटीपंट ने कहा कि गलती से गंभीर रूप से घायल लोगों को मृत मान लिया गया। उन्होंने मलबे में और लोगों के जीवित होने की संभावना जताई है। उन्होंने बताया कि भूकंप प्रभावित इलाके में सुबह से ही तलाशी और बचाव अभियान चलाया जा रहा है, मिशन मोड में। म्यांमार की सैन्य सरकार ने भूकंप से हुए नुकसान के बाद दुनिया के देशों से मदद करने का आग्रह किया। म्यांमार में आए भूकंप में 1000 से अधिक लोगों की मौत हुई है और ये संख्या और बढ़ सकती है। वरिष्ठ जनरल मिन हांग हलाइंग ने कल सरकारी टेलीविजन पर कहा कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए मार्ग खोले हैं। साथ ही भारत दक्षिण पूर्व एशियाई ब्लॉक आसियान से मदद के प्रस्ताव स्वीकार कर लिए गए। साथ ही दुनिया से कई देश आगे बढ़कर म्यांमार की इस मुश्किल घड़ी में सहायता कर रहे हैं। भारत ने म्यांमार को मानवीय सहायता के तहत 15 टन राहत सामग्री भेजी। ऑपरेशन ब्रह्म के तहत भारत ने पहले रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाते हुए म्यांमार को सहायता भेजी है। 15 टन सहायता सामग्री यंगून पहुंच चुकी है। ये राहत सामग्री भारतीय वायुसेना के C-130J विमान से हिंडन एयरबेस की ओर से भेजी गई। इस सहायता का उद्देश्य म्यांमार में जारी मानवीय संकट को कम करना है। राहत सामग्री के प्रमुख सामान में टेंट, स्लीपिंग बैग्स, कंबल, रेडी टू ईट मील्स और पानी साफ करने वाले उपकरण शामिल हैं। यही नहीं, इसके साथ हाइजीन किट, सोलर लैंप्स, जनरेटर सेट्स और आवश्यक दवाइयों जैसे पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स, सिरिंज, ग्लव्स, कॉटन बैंडेज और यूरिन बैग्स भारत की ओर से राहत सामग्री के तौर पर सुनिश्चित किए गए। म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत की ओर से भूकंप प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री भेजी गई। भारत इन सामग्रियों को जल्द से जल्द जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए म्यांमार के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। साथ ही वहां जरूरतमंद भारतीय नागरिकों के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 9595419602 जारी किया गया। वहीं भारतीय दूतावास के अधिकारी भी म्यांमार में रह रहे भारतीय समुदाय के साथ लगातार संपर्क में हैं। बात अगर थाईलैंड की करें तो वहां पर भूकंप में आए अभी तक किसी भी भारतीय के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। भूकंप के बाद से बैंकॉक में भारतीय दूतावास के अधिकारी थाई अधिकारियों के साथ मिलकर स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। भारतीय दूतावास ने थाईलैंड में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए आपातकालीन नंबर 6661881918 जारी किया।
थाईलैंड में रह रहे भारतीय नागरिक किसी भी आपात स्थिति में इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बैंकॉक में भारतीय दूतावास और चियांग माई में वाणिज्य दूतावास के सभी जो सदस्य हैं वो अभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। म्यांमार में आए भूकंप के झटके का असर चीन में देखने को मिला। चीन के यूनान प्रांत में बहुमंजिला इमारत के करीब धुआं निकलते हुए दिखाई दिया, जिसकी वजह से लोग भागते हुए नजर आए। स्थानीय मीडिया के अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि भूकंप के कारण कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। भूकंप की वजह से 2 लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। बात अब करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। सुकमा जिले के केरलापाल क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच सुबह हुई मुठभेड़ में 16 नक्सली मारे गए। केरलापाल क्षेत्र में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर सुकमा डीआरजी और सीआरपीएफ के संयुक्त टीम नक्सल विरोधी सर्च अभियान के लिए रवाना हुए। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर मुठभेड़ अभी जारी है। मुठभेड़ स्थल पर और आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा बलों द्वारा सघन तलाशी अभियान भी जारी है। 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। इसमें AK-47 SLR इंसा जैसे काफ़ी भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। 2 जवान इसमें घायल हुए हैं, उनको इवैक्यूएशन किया जा रहा है। तो पहाड़ी वाला जो इलाका है, गोकुंडा वाले इलाके में दरबा डिवीजन के जो नक्सली है उनकी उपस्थिति यहाँ मौजूद होती है और ये उन पर कड़ा पहाड़ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन तो कर चुकी है, कुछ ही देर में संबोधन देंगी। इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT द्वारा किया जा रहा है। 2 दिवसीय सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। ये कार्यक्रम पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करने, सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करने और टिकाऊ पर्यावरण प्रबंधन के लिए भविष्य की कार्य योजनाओं पर सहयोग करने के लिए प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाने के लिए महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करेगा। 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य नीति प्रवर्तन में मौजूदा अंतराल को पाटना, पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। सम्मेलन में 4 तकनीकी सत्र होने हैं जो मुख्य पर्यावरण के मुद्दों पर केंद्रित होंगे। अब इन सत्रों में वायु गुणवत्ता निगरानी प्रबंधन, जल गुणवत्ता प्रबंधन, नदियों का कायाकल्प, वन के साथ बायोडायवर्सिटी का संरक्षण, चिंतन और मुख्य निष्कर्ष सत्र शामिल हैं। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमणी और NGT के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव मौजूद रहेंगे। कल निर्धारित समापन सत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस सत्र को न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी संबोधित करेंगे। बात बिहार की, जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हैं। इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह पटना में भाजपा नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा अमित शाह बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में हिस्सा लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कल पटना के बापू सभागार में सहकारिता विभाग की कई योजनाएं हैं जिसका तोहफा बिहार को दिया जाएगा, उनका उद्घाटन भी होगा। बताया जा रहा है कि अमित शाह बापू सभागार वाले कार्यक्रम में बिहार के 5000 से ज़्यादा पैक्स, मत्स्यजीवी सहयोग समितियां, बुनकर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, 1000 दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियां, 300 ब्लॉक लेवल सब्जी उत्पादक सहयोग समितियां और 300 हैंडलूम वीवर्स समितियों के जो प्रतिनिधि हैं वो वहां मौजूद रहेंगे और इस दौरान मखाना प्रोसेसिंग सेंटर का भी तोहफा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को नागपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री RSS मुख्यालय का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर नागपुर में व्यापक तैयारियां हैं। देखते हैं उससे जुड़ी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को RSS मुख्यालय में अपने पहले दौरे के साथ इतिहास रचने जा रहे हैं। हिंदू नववर्ष की शुरुआत के दिन PM का ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री यहां RSS के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और दूसरे सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवालकर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री माधव नेत्रालय के भवन विस्तार की आधारशिला भी रखेंगे और एक सभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान PM के साथ RSS प्रमुख मोहन भागवत उपस्थित रहेंगे। PM दीक्षा भूमि जाकर बाबा साहेब अम्बेडकर को भी श्रद्धांजलि देंगे। 30 मार्च को भारत के सम्मान्य प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र जी मोदी पवित्र दीक्षा भूमि पर आ रहे हैं। जो बाबा साहब का मध्यवर्ती स्तूप है, उस स्तूप में बाबा साहब के पवित्र अस्थि को वो पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद वो उस
अस्थि कलश को एक प्रदक्षिणा करके तथागत भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति जो स्थापित है उस स्तूप में, उस मूर्ति को पुष्प अर्पित कर दीप और मोमबत्ती और अगरबत्ती प्रज्वलित करेंगे और बुद्ध वंदना लेंगे। प्रधानमंत्री सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की गोला बारूद सुविधा का भी दौरा करेंगे। वहां पर पीएम नवनिर्मित 1250 मीटर लंबी हवाई पट्टी और लाइव म्यूनिशन और वारहेड परीक्षण सुविधा का उद्घाटन करेंगे। योगेश कुमार शीतल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज़। बात ईद की, जिसके मौके पर मुस्लिम समाज के लोग एक दूसरे को बधाइयां और गले मिलकर भाईचारे का पैगाम देते हैं। ईद और रमज़ान का अवसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन से जुड़ी यादों का है। वो कई बार घरेलू और विदेशी दौरों पर मस्जिदों में गए हैं और वहां पर अपनी सद्भावना व्यक्त कर चुके हैं। आइए सुनते हैं। इबादत का पवित्र महीना रमजान, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखकर खुद को खुदा के करीब करने की कोशिश करते हैं। इस खास मौके पर सौगाते मोदी किट बांटने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं के लिए सूट, पुरुषों के लिए कुर्ता पैजामा, दाल, चावल, सिवैयां, सरसों तेल, चीनी, कपड़े, मेवा और खजूर शामिल हैं। पीएम की इस सौगात का स्वागत किया जा रहा है। रमजान, ईद जैसे अवसर खुद पीएम की बचपन की यादों से भी जुड़े हैं। मेरा जो घर है ना, मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार हैं, तो हमारे घर में ईद भी मनती थी, हमारे घर में और भी त्योहार होते थे। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता, सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था, क्योंकि मेरे परिवार, हम रहते वहीं हैं, मेरा घर वहीं है, मेरे यानी 5 कदम के बाद मुस्लिम परिवार है। जब मुहर्रम निकलता था तो हमारा कंपल्सरी होता था कि उससे नीचे से निकलो, जैसे परिक्रमा करते हैं ना मंदिरों, हमें सिखाया जाता था। तो मैं उस दुनिया से पला बढ़ा। आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मौजूदा सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ही की पहल पर सऊदी अरब सरकार ने भारत के लिए हज यात्री कोटा बढ़ाया। वहीं मोदी सरकार ने 45 वर्ष या उससे अधिक आयु की मुस्लिम महिलाओं को पहली बार बिना महरम हज पर जाने की अनुमति दी। मुस्लिम बहनों के लिए पीएम का एक और ऐतिहासिक कदम 3 तलाक से मुक्ति दिलाना रहा। इस कुप्रथा के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को उत्पीड़न और अत्याचार से निजात दिलाई गई। ये 3 तलाक आपके जीवन पर तो खतरा था ही था। मेरी मुस्लिम बेटियों के सर पे तलवार लटकती रहती थी। मोदी ने आपकी रक्षा तो की है, लेकिन मोदी ने हर मुस्लिम परिवार की भी रक्षा की है, क्योंकि मुस्लिम परिवार का वो पिता, वो कभी सोचता था कि बेटी की शादी करके भेजा तो है, 2-3 बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद अगर वो 3 तलाक करके वापस भेज देगा तो मैं बेटी को कैसे संभालूं। सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा के मोर्चे पर पीछे छूट गए पसमानदा मुसलमानों के दर्द को पीएम ने समझा और उनके हक की आवाज उठाई। पीएम ने वोट बैंक की राजनीति की वजह से पिछड़ेपन की दलदल में धकेल दिए गए इस समूह के सशक्तिकरण पर जोर दिया। सर्वधर्म सद्भाव की भावना को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चढ़ाने के लिए खास चादर भेजते हैं। पीएम ने कई बार घरेलू और विदेशी दौरों पर प्रसिद्ध मस्जिदों का दौरा किया, जिसमें ब्रुनई के बंदर सेरी बेगवान में मशहूर उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद, मिस्र के काहिरा में लगभग 1000 साल पुरानी मस्जिद उल हाकिम, सिंगापुर की चूलिया मस्जिद, इंडोनेशिया में स्थित दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी इस्तकलाल मस्जिद, ओमान की सुल्तान काबूस शाही मस्जिद, संयुक्त अरब अमीरात की प्रसिद्ध शेख जायद ग्रैंड मॉस्क और इंदौर में स्थित सैफी मस्जिद का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री दाऊदी बोहरा समुदाय की लगातार सराहना करते रहे हैं। पीएम ने 10 फरवरी 2023 को मुंबई के मरोल में अल-जामियतुस सैफिया के नए परिसर का उद्घाटन किया। अल-जामियतुस सैफिया दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है। प्रधानमंत्री ने तब कहा था कि बदलते समय और विकास के साथ तालमेल बैठाने के पैमानों पर दाऊदी बोहरा समुदाय ने स्वयं को सिद्ध किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।
और वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप देखते रहिए टीजी न्यूज़। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री मोदी आगामी 3 और 4 अप्रैल को थाईलैंड की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री इस थाईलैंड की यात्रा पर जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय सचिव पूर्व जयदीप मजूमदार ने बताया कि प्रधानमंत्री 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड जा रहे हैं। I will visit Thailand to participate in the 6th BIMSTEC summit and for an official visit to Thailand from the 3rd to the 4th of April. This will be Prime Minister's 3rd visit to Thailand. In November 2019, he had attended the ASEAN and East Asia summit that was hosted by Thailand, and earlier he had been to Bangkok en route to Tokyo in November 2016 when he had gone to pay homage to the late King Rama IX. As you know, India and Thailand have historically warm bilateral relations, shared civilizational, cultural and religious bonds. Thailand is India's maritime neighbor, a valuable partner in our Act East policy and vision for the Indo-Pacific, and also a highly valued partner in BIMSTEC. सीधे ले चलते हैं आपको विज्ञान भवन, जहां पर राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 2025 में राष्ट्रपति का संबोधन चल रहा है। इसी तरह सितंबर में वर्ल्ड एयर डे, जून में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे तथा अन्य ऐसे दिवस मनाए जाते हैं। पर्यावरण से जुड़े ऐसे सभी दिवस ये संदेश देते हैं कि हम प्रतिदिन अनेक उद्देश्यों और कार्यक्रमों का ध्यान में रखते हुए और जहाँ तक हो सके उन्हें अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। जागरूकता पर आधारित निरंतर सक्रियता तथा सबकी भागीदारी से ही पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन संभव हो सकेगा। न्यायाधीशगण एवं विधिवेत्ताओं के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में सक्रिय लोगों की भागीदारी इस सम्मेलन को और अधिक उपयोगी बनाएगी। विद्यार्थियों को इस सम्मेलन में शामिल करने के लिए मैं आप सबकी विशेष सराहना करती हूँ। हमारे बच्चों और युवा पीढ़ी के इन्वायरमेंटल ट्रांजिशन का और अधिक व्यापक स्तर पर मनाना, सम्मान करना तथा योगदान भी देना है। हर परिवार के बड़े लोग इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि बच्चे किस स्कूल या कॉलेज में पढ़ेंगे, क्या करियर चुनेंगे। ये चिंता ठीक भी है, लेकिन हम सबको ये भी सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे कैसे हवा में सांस लेंगे, उन्हें कैसा पानी, पीने का पानी मिलेगा, उन्हें चिड़ियों के मधुर आवाज़ सुनने को मिलेगा या नहीं, वे हरे भरे जंगलों की सुंदरता का अनुभव कर पाएंगे या नहीं। ऐसे सवालों से जुड़े विषयों पर इस सम्मेलन का ये गहन विचार करने का ये आयोजन है। यानी इस सम्मेलन के विषय हमारे देशवासियों को और पूरे मानवता के जीवन, स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़े हुए इस विषयों के आर्थिक, सामाजिक और वैज्ञानिक पक्ष तक को भी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस सभी विषयों से जुड़े चुनौतियों का नैतिक पक्ष भी है। ये हमारे नैतिक दायित्व है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम स्वच्छ पर्यावरण की विरासत प्रदान करें। इसके लिए हमें पर्यावरण के प्रति सचेत, संवेदनशील जीवन शैली अपनानी होगी
ताकि पर्यावरण का संरक्षण तो होएगा ही, इसके अलावा उसका संवर्धन भी हो तथा पर्यावरण और अधिक जीवंत बन सके। स्वच्छ पर्यावरण की विरासत और आधुनिक विकास का समन्वय करना एक अवसर भी है और हम लोगों के सामने चुनौती भी है। स्वच्छ पर्यावरण हमारा दैनिक जीवन और स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है, ये हम सब जानते हैं। धूल और धुएं होने वाले वायु प्रदूषण का फेफड़ों पर बुरा असर पड़ता है। अनेक अध्ययन ये बताते हैं कि वायु प्रदूषण से लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण की स्वच्छता के लिए हर संभव प्रयास करके ही हम सब स्वस्थ और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकते हैं। देवियों और स्वजनों, स्वच्छ पर्यावरण की विरासत हमारे पूर्वजों ने हमें प्रदान की थी। हमारी एक प्राचीन प्रार्थना के अंत में 2 बार कहा जाता है, नमो मात्रे पृथ्वी, नमो मात्रे पृथ्वी, अर्थात धरती माता को नमस्कार है, धरती माता को नमस्कार है। धरती माता के प्रति बार बार सम्मान व्यक्त करने की इस भावना के पीछे हमारे भारतीय जीवन मूल्य है। हमारी मान्यता रही है कि प्रकृति माँ की तरह हमारे पोषण करती है और हम प्रकृति का सम्मान एवं संरक्षण करने की आवश्यकता है। विकास की भारतीय विरासत का आधार पोषण है, शोषण नहीं, संरक्षण है, उन्मूलन नहीं। इसी विरासत के अनुरूप हम विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। पिछले दशक के दौरान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुसार तय किए गए नेशनलिटी डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस को समय से पहले पूरा करने की अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इसके लिए मैं भारत सरकार, विशेषकर पर्यावरण मंत्रालय, राज्य सरकार, सभी स्टेक होल्डर्स तथा देशवासियों की सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हमारे देश के एनवायरमेंटल गवर्नेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गवर्नमेंटल जस्टिस या क्लाइमेट जस्टिस के क्षेत्र में एनजीटी की निर्णायक भूमिका रही है। एनजीटी ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, उनका व्यापक प्रभाव हमारे जीवन, हमारे स्वास्थ्य तथा हमारी धरती के भविष्य से जुड़ा हुआ है। इस अमूल्य योगदान के लिए एनजीटी के पूर्व एवं वर्तमान अध्यक्ष तथा इस ट्रिब्यूनल के प्रिंसिपल बेंच तथा जोनल बेंचेस में कार्यरत सभी लोग प्रशंसा के पात्र हैं। मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा ग्रामीण परिवेश में ही बीता है। हरियाली, पेड़ पौधे, पशु पक्षियाँ और नदी नालियाँ के बीच जिस जिले से मैं आती हूँ, वहाँ सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है। मैं कुछ कहने से पहले मैं जिंदगी का कुछ यादें आपके सामने रखना चाहूँगी। आप जानते हैं मैं एक गांव से आती हूँ। हरियाली, शुरू से ही मैं हरियाली से परिचित थी। मैं जब छोटी थी, मेरे पिताजी ने, क्योंकि हम लोगों के पास कोई साधन नहीं था, लकड़ी से हम खाना बनाते थे। सूखे लकड़ी पिता माता चुन के लाते थे, आके फिर उसको घर पे भी उसको काटते थे, जलाने लायक बनाते थे। मैं रोज़ देखती थी। मेरे मन में प्रश्न उठता था, ये तो लाते थे यहाँ पर, क्यों फिर ये लकड़ी को चोट देते थे। मैं पिताजी को पूछा, ये तो सूखे लकड़ी, इसको आप क्यों फिर चोट देने से पहले पिताजी उसको नमन करते थे। मैंने बोलते सूखे लकड़ी, इसको नमन करने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने बोले ये अभी बूढ़ा हो गया, सूख गया, लेकिन जिंदगी भर ये हम लोगों को फल दिए हैं, फूल दिए हैं, हवा दिए हैं, पानी दिए हैं। आज भी
ये सूखे लकड़ी हम लोगों के काम पे ही लग रहा है। इसीलिए मैं चोट देने से पहले उसको मैं क्षमा याचना करती हूँ, नमन करती हूँ कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे पास कोई और दूसरा उपाय नहीं। मैं जब पिताजी के साथ खेत में जाती थी, फावड़ा से खेत को चोट पहुंचाने से पहले पिताजी धरती को नमन करते थे। मैं पूछती थी, धरती को क्यों आप नमन करते हो? उन्होंने बोले कि धरती हम लोगों का माँ है, कितने सहन करता है। आज हम जो भी खेती करते हैं, उगाते हैं, खाते हैं, धरती है इसीलिए हमें। इसके अलावा धरती के नीचे बहुत सारे कीड़े मकोड़ा रहते हैं, मेरे चोट पहुंचाने से वो भी मर जाएंगे, इसीलिए उसके पहले मैं क्षमा याचना करती हूँ। कभी कभी मैं अभी जाती हूँ रोड पे, तो कभी मैं देखती हूँ कि बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ अभी गायब हो गया है, नहीं है। मैं लोगों से पूछती हूँ कि ये पहाड़ कहाँ गया? नहीं, ये बहुत सारे तोड़ा गया है, बहुत सारे काम में लगा गया है। बहुत लोग मुझे पूछते हैं, मैडम हम मॉडर्न युग में जीते हैं, विज्ञान युग में जीते हैं, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। जिस चीज़ को हम बनाए नहीं, जिस चीज़ को बना नहीं पाते, उसको तोड़ते क्यों? पत्थर को आप बना सकते हैं। उस दिन में मेरे मन में जो वो लोग क्वेश्चन किए थे, मैं आंसर नहीं दे पाई। मुझे लगता है आज इस तरह के कॉन्फ्रेंस में उस तरह के आंसर को हम ढूंढें, क्योंकि जिस चीज़ को हम बना नहीं सकते, हम दूसरे कोई ऐसी चीज़ें ढूंढे कि जो जगह हम लोगों का आवश्यकता चीज़ें है उसको हम भरपाई कर सकें, विकास भी हो और विनाश को भी रोका जाए। जिस जिले से मैं आती हूँ वहाँ सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है, वहीं पर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी है, जो ब्लैक टाइगर्स का एकमात्र नेचुरल हैबिटेट है। बायोडाइवर्सिटी से मेरे सहज लगाव को अभिव्यक्ति करने का एक विशेष अवसर मुझे तो मिला था, जो वर्ष 2002 में मुझे ओडिशा की राज्य सरकार में डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एंड एनिमल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मंत्रालय मिला। मैंने अनेक लाइफ स्टॉक एड सेंटर स्थापित किए हैं। पशु पक्षियों के लिए संवेदना के साथ किए गए काम बहुत मन को संतोष देती है। हमारे जनजातीय समुदाय के लोगों ने सदियों से प्रकृति के साथ समन्वय बनाए रखते हैं। जनजातीय लोग पेड़ को पूजा करते हैं। हमारे आदिवासी भाई बहन अपने जीवन के हर पहलू में आसपास के परिवेश, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के साथ उनके ध्यान रखते हैं। हमें उनकी जीवन शैली में से प्रेरणा लेना चाहिए। आज जो पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की समस्या के निदान का प्रयास कर रहे हैं, तो अब जनजातीय समुदाय की जीवन शैली और भी अनुकरणीय हो जाती है। जल, जंगल, जौन के बीच एक प्राकृतिक बंधन है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई है कि पर्यावरण मंत्रालय ने इस बंधन से जुड़े एक अभियान का हाल ही में शुरुआत किया है। इस अभियान का उद्देश्य जंगली नदियाँ और जंगल स्रोतों के इकोलॉजिकल कनेक्शन को फिर से जीवंत बनाना है। मुझे बताया गया है कि इस सम्मेलन में भी जल और जंगल से जुड़े विशेष सत्र आयोजन किए जाएंगे। एनजीटी हमारे एनवायरमेंट एडजुडिकेटरी सिस्टम का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। हमारे एनवायरमेंट मैनेजमेंट इकोसिस्टम से जुड़े सभी संस्थानों को तथा सभी देशवासियों को पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम
और इको मार्क जैसे कदम बढ़ाए जा रहे हैं ताकि लोगों को लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट के अभियान से भली भांति जोड़ सके। जमीनी स्तर पर किसानों को सहायता देने के लिए मेघदूत और मौसम जैसे मोबाइल ऐप की सुविधा दी गई है, जिनसे वे मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करके खेती से जुड़े निर्णय ले सके। विगत अक्टूबर महीने में केंद्र सरकार ने देश की सभी ग्राम पंचायतों द्वारा उपयोग किए गए ग्राम पंचायत लेवल वेदर फोरकास्टिंग की व्यवस्था लागू की गई है। ऐसा व्यवस्थाएं पर्यावरण विशेषज्ञों की भाषा में एडप्टेशन मेजर्स के अंतर्गत आती है। विश्व समुदाय को एडप्टेशन मेजर्स पर और अधिक जोर देने की आवश्यकता है। हमारे देश को और समस्त विश्व समुदाय को ऐसे रास्ते पर चलना है जो पर्यावरण के अनुकूल हो, तभी मानवता की वास्तविक प्रगति होगी। भारत ने अपने ग्रीन इनिशिएटिव द्वारा विश्व समुदाय के सम्मुख अनेक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। मुझे विश्वास है कि सभी स्टेक होल्डर्स तथा देशवासियों की भागीदारी के बल पर हम विश्व स्तर पर ग्रीन लीडरशिप की भूमिका निभाएंगे। हम सबको वर्ष 2047 तक भारत को एक ऐसा विकसित राष्ट्र बनाना है जहाँ की हवा, पानी, हरियाली और खुशहाली पूरी विश्व समुदाय को आकर्षित करे। इस कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर आप सुन रहे थे राष्ट्रपति का संबोधन, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पर्यावरण के प्रति हमें सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि माँ प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है जहां पर सतत विकास को आगे ले जाने के लिए अगर हमें नए प्रगति और नित्य नए नूतन विचारों की ज़रूरत है तो उसके साथ माँ प्रकृति को देने के लिए जिम्मेदारी और नैतिक मूल्यों को भी एक साथ लेकर चलना होगा। और फिलहाल हमारे बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। प्राप्नोत्येव महद्यशः